हेलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 4 जिसका नाम है प्लानिंग। इस चैप्टर के अंदर में हम ये समझेंगे कि प्लानिंग होता क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एक्चुअल में हम पूरे चैप्टर को ही इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो एक्चुअल में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन किस काम को करेगा, ये सारी चीज़ें जब हम एडवांस में ही तय करते हैं तो उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। यानी प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर में क्या क्या होना है, कैसे होना है, ये सारी चीज़ें एडवांस में अभी प्रेजेंट में ही तय कर लेना। अगर हम बात करें प्लानिंग से फ़ायदा क्या होता है, तो प्लानिंग की वजह से जो काम नहीं हो सकता था वो भी पॉसिबल हो जाता है। ये कह सकते हैं काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है प्लानिंग करने से। तो प्लानिंग का मतलब है कुछ करने से पहले सोचना, जिसकी वजह से काम करना आसान हो जाता है। अगर बात करें प्लानिंग में होता क्या है, तो एक्चुअल में प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि क्या करना है बिजनेस को एक्चुअल में, और उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव किया जाएगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं प्लानिंग के अंदर में। तो आई होप आपको प्लानिंग समझ में आ गया होगा। बाकी हम इसको डिटेल में अब समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग के फीचर्स से। प्लानिंग का जो सबसे पहला फीचर है वो है ये है कि ये ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना प्लानिंग के कोई सा भी ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया जा सकता। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इसके अलावा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजर जो करते हैं, वो फंक्शन है प्लानिंग। यानी सबसे पहला काम जो मैनेजर करते हैं वो प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा प्लानिंग परवेसिव होता है, यानी कि एक ऐसा काम जो कि हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ऑर्गेनाइजेशन, या रोज़मर्रा के काम हो, हर किसी को ज़रूरत होती है प्लानिंग के काम को करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग एक परवेसिव या ऑल परवेसिव है, यानी कि ये हर तरह के लोगों को की ज़रूरत होती है प्लानिंग, या हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है प्लानिंग। इसके अलावा प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि फ्यूचर को ध्यान में रख के ही प्लानिंग बनाई जाती है, इसलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक कहा जाता है। प्लानिंग कंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग करके काम खत्म हो गया, कई बार बदलाव की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब की जाएगी। तो ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है प्लानिंग। इसके अलावा प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है प्लानिंग के अंदर में। यानी क्या करना है फ्यूचर में, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में तय की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग के अंदर में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, यानी बहुत सारी चीज़ तय की जाती हैं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग जितना ज़्यादा मैनेजर्स वगैरह करते हैं, उनकी एफिशिएंसी, सोचने वगैरह की ये सारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो एक मेंटल एक्सरसाइज है जो कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है मैनेजर्स की। तो ये कुछ फीचर्स थे प्लानिंग के। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि क्या फ़ायदे हैं प्लानिंग के, तो प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि एक्चुअल में बिजनेस में क्या करना है, कौन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन तय करने का काम प्लानिंग का होता है। तो प्लानिंग करने की वजह से पता चल जाता है कि एक्चुअल में लोग क्या करेंगे, बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में बिजनेस काम करेगा, क्या क्या काम करेगा। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है अनसर्टेनिटी के रिस्क को भी कम करता है। हमें पता है बिजनेस में एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से बिजनेस में अनसर्टेनिटी के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाती है। तो रिस्क वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग की जाती है, क्योंकि जब प्लान के साथ काम किया जाएगा तो इस रिस्क को हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, तो हम जो फालतू काम होंगे उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो प्लानिंग के अंदर में क्या होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने में प्लानिंग हेल्प करता है। तो ये भी एक फ़ायदा है प्लानिंग का। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है इनोवेटिव आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि जब प्लानिंग की जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो नए नए आइडियाज़ लोग के आते हैं, मैनेजर्स वगैरह के। तो मैनेजमेंट नए नए आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प करता है प्लानिंग। तो हम ये कह सकते हैं ये भी एक फ़ायदा है प्लानिंग का। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करता है। एक्चुअल में प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। प्लानिंग में ये तय किया जाता है कौन काम किस तरह से करना है, किस स्टैंडर्ड का काम होना है, जिसके वजह से उसी के बेसिस पे फिर कंट्रोलिंग भी की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं बिना प्लान के कोई कंट्रोल चीज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदे थे प्लानिंग के। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। देखिए इंटरनल लिमिटेशन दो है प्लानिंग की, इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात कर लेते हैं। प्लानिंग जो होता है वो रिजिडिटी
लाता है बिजनेस के अंदर में, यानी जो भी हम काम कर रहे होते हैं प्लानिंग के अंदर में पहले से डिसाइड होता है, जिसके वजह से उस काम में को अपने तरीके से एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते, तो काफ़ी रिजिडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, लेकिन उसको एम्प्लॉय अपने मर्जी से करेगा तो जल्दी हो पाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकता उस तरह से। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में जो प्रोसीजर तय किया गया है उसको मजबूरी में वही फॉलो करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी आती है काफ़ी ज़्यादा, यानी फ्लेक्सिबल नहीं होता प्लानिंग। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है डायनेमिक्स एनवायरनमेंट में काम करें या ना करें इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक्चुअल में होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, काफ़ी बदलने वाला होता है, और हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट के डायनेमिक होने की वजह से प्लान में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो बार बार हम प्लानिंग तो चेंज कर नहीं सकते, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा प्लानिंग जो में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, यानी कि जब भी प्लानिंग की जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, और हमें पता ही है इसके वजह से बड़े कंपनीज़ वगैरह जो होती हैं वही एक्चुअल में प्लानिंग कर पाती हैं सही से। जो छोटे फर्म्स वगैरह होती हैं वो इस खर्चे को बियर नहीं कर सकती, इस वजह से छोटी फर्म्स वगैरह जो होती हैं उनके लिए प्लानिंग इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि हमें पता है कुछ भी काम प्लान करने में टाइम तो लगेगा ही, जिसकी वजह से कोई काम अगर जल्दी का है तो उसके लिए हम प्लान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा हम बात करें, प्लानिंग जो है गारंटी नहीं देता सक्सेस की। ज़रूरी नहीं है कि हमने प्लानिंग कर ली तो सक्सेस मिल ही जाएगा, क्योंकि प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ही प्लानिंग के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ प्लानिंग बना ली है तो सक्सेस मिल जाएगा, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या कंडीशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स ही तय करेंगी कि एक्चुअल में प्लानिंग सक्सेस होगा या नहीं होगा। इसके अलावा प्लानिंग जो होता है वो क्रिएटिविटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि प्लानिंग में जो पहली चीज़ें तय कर ली गई है प्लानिंग के अंदर में उसी को अकॉर्डिंग हर किसी को काम करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते भी हैं तो भी अब नहीं कर सकते हैं, तो ये क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है प्लानिंग। तो ये कुछ इंटरनल लिमिटेशन थी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन की। अब होता क्या है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, बाढ़ आ गई, कोई भी नेचुरल आपदा आ गई। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता और ये बिजनेस के एक्सटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स के वजह से भी कुछ नई लिमिटेशंस अराइज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशन कहते हैं। तो वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज होता है तो उसके वजह से भी प्लानिंग फेलियर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर कोई बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, कोई भूकंप वगैरह आ गया तो जाहिर सी बात है उससे भी प्लानिंग की सक्सेस पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी में चेंजेस आए हैं, कॉम्पिटिटर ने, हमने कोई प्लान बनाया और कॉम्पिटिटर ने हमारे प्लान को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसमें हो सकता है प्लानिंग फेल हो जाए हमारी काफ़ी ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर की स्ट्रेटजी भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्लानिंग अच्छा से अच्छा भी बना लो आप, फेल होने के चांस होंगे। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है प्लानिंग की। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है प्लानिंग। इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन जो इकोनॉमी की चेंज होती रहती है उससे भी इफेक्टिवनेस जो होती है प्लानिंग की वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है। तो ये सारे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्लानिंग को, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ एडिशनल एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी होती है प्लानिंग की। अब बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की। प्लानिंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये शुरू होता है ऑब्जेक्टिव सेट से। जैसे होता क्या है कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो एंड रिजल्ट जिसको पाने के लिए बिजनेस के अंदर सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी बिजनेस ने तय किया कि हम 10% प्रॉफिट इंक्रीज़ करेंगे इस साल, ठीक है। हो सकता है किसी का ऑब्जेक्टिव हो कि हम सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे। हो सकता है किसी का ऑब्जेक्टिव हो हम कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे, हम पूरे मार्केट में अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करेंगे। हो सकता है किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी फर्म का या बिज़नेस का कि वो अपने कस्टमर्स के लिए जो प्रोडक्ट बनाएगा उसकी क्वालिटी बेटर करेगा। तो कई तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, हर किसी बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है प्लानिंग प्रोसेस में वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना कि एक्चुअल में हम किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे काम करेंगे, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जाता है तो मैनेजर्स के पास दूसरा जो स्टेप मैनेजर करते हैं वो होता है डेवलप प्रीमिसेस डेवलप करते हैं वो।
अब ये मैनेजर्स ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि 10% प्रॉफिट मान लीजिए हम इंक्रीज करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। प्रीमिसेस डेवलप करने का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ एजम्पशंस को प्रिपेयर करना कि एक्चुअल में ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, और किन किन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ एजम्पशंस बनाई जाती है, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि 10% प्रॉफिट को अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैनेजर्स ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि फ्यूचर में अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है इस प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसको बिजनेस में लगा करके प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें, तो वो आसानी से मिल जाएगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजर कई बार इस तरह का एज्यूम कर लेते हैं कि हमें लोन वोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा इस तरह की एजम्पशन भी हो सकती है कि प्रॉफिट को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हो सकता है मैनेजर्स ये एज्यूम करते हुए चलें कि इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मटेरियल्स की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होगा। तो इस तरह की बहुत सारी एजम्पशंस जो है प्रिपेयर की जाती है ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, उसी को हम कहते हैं प्रीमिसेस को डेवलप करना, यानी सोच का दायरा जो होता है वो तय करना कि एक्चुअल में किन किन दायरे के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके बाद प्रीमिसेस भी डेवलप कर दिए। उसके बाद हमें पता है इस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे तरीके से हम जो है प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट कम कर दें तो भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। प्राइस अगर बढ़ा दें प्रोडक्ट के तो भी प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के थ्रू नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से सेल बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो एक काम को करने के काफ़ी सारे अल्टरनेटिव होते हैं, इन अल्टरनेटिव को फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना तीसरा स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का। यानी पहला काम ऑब्जेक्टिव सेट करो, प्रीमिसेस डेवलप करो सेकंड, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कितने सारे तरीके हैं। अब जब हमने ये तय कर लिया कि इतने सारे तरीके हैं हमारे पास, उसके बाद क्या करेंगे हम, हर एक तरीके के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कॉस्ट घटाने के, प्राइस बढ़ाने के, एडवर्टाइजिंग के। तो हर किसी अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सभी को इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है। तो एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप जो होता है मैनेजर्स का प्लानिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है, अल्टरनेटिव जितने भी हमने फाइंड करे, आइडेंटिफाई किए, उनको इवेल्युएट करना। अब जब हमने इवेल्युएट कर लिया है कि कॉस्ट से क्या घाटा है कम करने पे या फ़ायदा है, या कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्राइस बढ़ाने में क्या नुकसान हो सकता है, एडवर्टाइजिंग में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस में, वो होता है तय करना कि एक्चुअल में इन सभी अल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है और उसी को हम सिलेक्ट करें। तो एक्चुअल में जब इवेल्युएट कर लिया जाता है अल्टरनेटिव को, तो उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है बेस्ट अल्टरनेटिव को, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, डेवलप कर लिए प्रीमिसेस, उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव सेट को अचीव कर सकते हैं, इवेल्युएट करा, हमने जान लिया क्या फ़ायदा है, किस किस अल्टरनेटिव के क्या नुकसान है, उसके बाद हमने बेस्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंट करा, उसके ये सब करने के बाद मैनेजर्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, हर किसी को तक गाइडलाइंस वगैरह इशू करते हैं, प्लान्स स्ट्रेटजी वगैरह बना करके उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि हमें इस तरह की प्रॉफिट को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ का यूज़ करना है, इन प्रोग्राम्स का, बजट्स का, और इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद इंप्लीमेंट करा जाता है इन पॉलिसीज़, प्रोसीजर, इन सबको। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ऐसा नहीं कि अब काम खत्म हो गया। एक्चुअल में जब प्लानिंग सक्सेस तभी हो सकती है जब उसकी देख रेख किया जाए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखना भी मैनेजर्स का काम होता है। तो ये जो लास्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन मतलब देख रेख करना कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब जा करके एक्चुअल में प्रोसेस कंप्लीट होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग का प्रोसेस शुरू होता है ऑब्जेक्टिव सेट करने से, और फिर देख रेख, उस प्लानिंग जो जैसे बनाएगी उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का देख रेख करना, इस पे खत्म हो जाता है। तो प्लानिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये 7 स्टेप हैं, 7 के साथ आपको याद रखने होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन सभी प्रोसेस जो मैंने स्टेप बताए हैं उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, आप वीडियो पोस्ट करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं प्लान को। प्लान क्या होता है, एक्चुअल में प्लानिंग था प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमने देखा बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है। इन प्लानिंग करते समय बहुत सारी चीज़ें तय की जाती है, बहुत सारे रिजल्ट निकल के आते हैं जिसको हम कहते हैं प्लान। जैसे प्लानिंग की जाएगी तो बहुत सारी स्ट्रेटजी उस प्लानिंग में बनाई जाएगी, मेथड्स सेलेक्ट करे जाएंगे, पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कंपनी की, और भी बहुत सारी चीज़ें तय की जा सकती है। तो ये जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं ना प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, उसी को हम प्लान कहते हैं। प्लान ज़रूरी होता है क्यों, क्योंकि हमें पता है एक काम को, एक गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे
मोर देन वन मीन्स होते हैं, यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। तो हमें बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, बेस्ट प्लान स्ट्रेटजी वगैरह, बेस्ट प्रोसीजर वगैरह ढूंढना पड़ेगा ताकि उस काम को अच्छी तरह से कर सकें। तो इसलिए प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें प्लान की तो ये दो टाइप के होते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। जिसमें स्टैंडिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव आते हैं, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। सिंगल यूज़ प्लान में प्रोग्राम एंड बजट। तो चलिए हम समझते हैं इन सभी को डिटेल में कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें होती क्या है। अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान की तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है ये एक ऑनगोइंग जो प्लान होते हैं, यानी कि ऐसे प्लान जो कि रिपीटेड यूज़ प्लान कहलाते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग प्लान उन कामों के लिए बनाए जाते हैं जो कि बार बार होंगे बिजनेस में। तो जो भी रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं स्टैंडिंग प्लान। ये ऑनगोइंग होते हैं, यानी ऐसे कामों के लिए बनाए जाते हैं जो बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इनको रिपीटेड यूज़ प्लान्स भी कहते हैं स्टैंडिंग प्लान को। जैसे कि मान लीजिए हायरिंग की क्या पॉलिसी रहेगी बिजनेस में, तो ये एक रिपीटेड है, हायरिंग तो बार बार चलती रहती है, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो भी स्टैंडिंग प्लान कहलाएगा। मान लीजिए इंटरनल इशू जो होगा कंपनी में, उसको किस तरह से रिपोर्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो भी बार बार मतलब काम के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग प्लान कहलाएगा। इसके अलावा बिजनेस के अंदर में जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, क्या अलाउड है क्या प्रोहिबिटेड है, ये सारे जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो भी क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग प्लान ही कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान की। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये एंड रिजल्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के, यानी कि बिजनेस के बिजनेस में जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो सारे ऑपरेशन जिस चीज़ के लिए किए जाते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि इंक्रीज़ करना है सेल 10% से, या फिर प्रॉफिट या रिटर्न को 20% से इंक्रीज़ करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस के ऑपरेशन, अगर मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हम सेल को इंक्रीज़ करेंगे 10% से, तो अब जितने भी बिजनेस के अंदर में ऑपरेशन किए जाएंगे ना, इस एंड रिजल्ट को पाने के लिए किए जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो एंड रिजल्ट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होता है हमने देखा था प्लानिंग प्रोसेस के अंदर में, वो भी ऑब्जेक्टिव सेट करना ही होता है। तो शुरुआत हमने ऑब्जेक्टिव से ही की थी पहले जब हमने प्रोसेस समझा था। तो ऑब्जेक्टिव वो प्लान होते हैं जो कि जिसके लिए सारे के सारे बिजनेस के ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसके लिए बाकी अदर प्लान्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी एक्चुअल में होता क्या है, बिजनेस के कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के पास हमेशा रहती हैं, कुछ थ्रेट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में। तो एक्चुअल में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, स्वॉट। ठीक है, इन शॉर्ट में इसको SWOT कहते हैं, स्वॉट। ठीक है, तो इन स्ट्रेंथ, बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, बिजनेस के बाहर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्लान बनाया जाएगा ना बिजनेस के अंदर में, तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी का मतलब वो प्लान जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अब देखिए ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जब भी कोई मैनेजर कोई नई स्ट्रेटजी बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ध्यान में रखते हुए बनाता है ना, यानी कि बिजनेस की हमारी क्या कैपेसिटी है, और सिर्फ बिजनेस, अपनी बिजनेस पे फोकस करके कोई भी अगर स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसको इंटरनल स्ट्रेटजी कहेंगे। यानी कि हमने देखा हमारे बिजनेस में अच्छी कैपेसिटी है, तो उसके ऊपर हमने प्लान बना लिया कि अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, कुछ वीकनेस देखी हमने बिजनेस में, उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी बना ली, कोई प्लान बना लिया। तो ऐसी स्ट्रेटजी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल स्ट्रेटजी। लेकिन कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जो कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर की जाती हैं, यानी काउंटर करने के लिए। कॉम्पिटिटर ने अगर ये काम किया तो हम इस तरह से काम करेंगे। तो इस तरह के जितने भी प्लान बनाए जाएंगे, स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी, उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रेटजी कहेंगे। ठीक है, जैसे सिलेक्शन करना है एडवर्टीजमेंट का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का मीडियम कॉम्पिटिटर ने कुछ और लिया है, हम उसके अकॉर्डिंग हम कुछ अपने हिसाब से मीडियम एडवर्टीजमेंट का चूज़ कर रहे हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसने कुछ चूज़ किया कॉम्पिटिटर ने, उसके ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्लान कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो स्ट्रेटजी मतलब वो प्लान जो कि बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। अब बात करते हैं तीसरे स्टैंडिंग प्लान की, जिसका नाम है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ जब भी डिसीजन लेते हैं तो उनसे रिलेटेड किस तरह से डिसीजन लेंगे, किन किन बातों का ध्यान में रखना है एम्प्लॉयज़ को काम करते वक्त, उनको कहते हैं, उन गाइडेंस को कहते हैं, या जनरल गाइडलाइंस को हम पॉलिसी कहते हैं। यानी पॉलिसी वो जनरल गाइडलाइंस है जो गाइड करती है कि बिजनेस में किस तरह से काम होगा, किस तरह डिसीजन लिया जाएगा, तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम पॉलिसी, यानी ये जनरल गाइडलाइंस होती है किस तरह से काम करना है। जैसे कि पॉलिसी बनाई गई बिजनेस के अंदर में कि हम सेल करेंगे गुड्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे।
तो ये पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ काम करेंगे कि वो उधार में कुछ सामान सेल करेंगे ही नहीं, है ना। इस तरह से पॉलिसी ऐसी भी हो सकती है कि कुछ जो पोस्ट वगैरह है वो वुमेंस के लिए रिजर्व की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब जब भी हायरिंग होगी तो इस बात का ध्यान में रखते हुए जो है हायरिंग की जाएगी कि वुमेन के लिए इतनी रिजर्व होनी चाहिए पोस्ट। तो पॉलिसी क्या होती है, वो जनरल गाइडलाइंस होती है जो गाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है या किस बेसिस पे डिसीजंस लेने। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टैंडिंग प्लान की, जिसका नाम है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं, ये वो प्लान होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ की जा रही है उसकी क्या सीक्वेंस होंगी। हमें पता है एक काम को करने के बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है हमें, है ना, हायर करना है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, तो हायर करने के लिए भी बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। जैसे हमें सिलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट के लिए, हमने प्रोसेस तय करा, प्रोसेस तय करा कि कोई भी एम्प्लॉय अगर हायर के लिए आएगा तो सबसे पहले उसको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद उसका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देगा, आईडी प्रूफ वगैरह देगा, उसके बाद उसको मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद वो एक्चुअल में काम वर्क पे जाएगा। ठीक है, मतलब वर्क करना शुरू करेगा बिजनेस के अंदर। तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। एक काम एक ही था कि हमें हायर करना था एम्प्लॉय, लेकिन उसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ थी और उसका मैंने आपको सीक्वेंस बताया। तो एक्चुअल में ये जो सीक्वेंस बताने का प्लान है ना, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग सीक्वेंस हो सकता है, तो उसी को हम प्रोसीजर कहते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, वो प्लान जो कि ये बताता है कि किसी काम को करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी है उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो ये प्रोसीजर जो होते हैं वो एक्शंस के को गाइड करते हैं कि किसी काम को करने के लिए जो काम कर रहे हैं हम वो किस सीक्वेंस में किए जाएंगे, तो उसी को कहते हैं हम प्रोसीजर। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिफ्थ स्टैंडिंग प्लान की, जिसको रूल कहते हैं। तो देखो रूल क्या होते हैं, एक्चुअल में ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी काम किया जाता है। याद रखिएगा, कभी भी रूल को अगर वायलेट करता है कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी मेंबर बिजनेस का, तो उसको पेनल्टी भी लग सकती है उस पर। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं, ये वो प्लान्स होते हैं या वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। रूल काफ़ी रिजिड होते हैं, ठीक है, और ये डिसिप्लिन को इंश्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिसिप्लिन आए काम को करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए बिजनेस में वो रूल बनाया है कि स्मोकिंग नहीं की जाएगी ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर में, तो ये एक रूल हो गया जो ये बता रहा है कि क्या अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड है क्या नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी प्लान्स या कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो इशू किया जाएगा क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसको हम रूल कहेंगे। अब बात करते हैं मेथड की, ये भी एक स्टैंडिंग प्लान है। मेथड क्या होता है, मेथड वो प्लान है जो ये डिटरमाइन करता है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही है प्रोसीजर के अंदर में वो किस तरह से कंप्लीट की जाएंगी। यानी कि एक प्रोसीजर को कंप्लीट में भी कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, प्रोसीजर के अभी एग्जांपल लिया था आपने कि हायर कर से हमें रिक्रूट करा, फिर उसके बाद उस पर्सन को इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद हायर हुआ। तो इनमें भी बहुत सारे काम हैं। अब हर एक काम को, हायरिंग का भी कुछ अलग स्टेप हो सकता है, करने का तरीका अलग हो सकता है, तो इनको हम मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये तय करा कि ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के भी दो मेथड हो सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और दूसरा होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो एक पर्सन काम कर रहा है पहले से ही, उसके बगल में ही नई जो मेंबर है ना, जो ज्वाइनिंग करने वाला है, उसको बैठा देते हैं और उसको सीखने को कहते हैं कि आप ट्रेनिंग इससे सीखिए, जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको देखिए और सीखिए। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक्चुअल में ये एक्चुअल वर्क प्लेस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या था कि एक्चुअल वर्क प्लेस पे वो पर्सन बगल में बैठा हुआ था सीनियर के बगल में और उससे सीख रहा था। लेकिन वेस्टिब्यूल में क्या होता है कि वर्क एनवायरनमेंट वर्क प्लेस से अलग हट करके दिया जाता है एम्प्लॉय को और उस एनवायरनमेंट उसको सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जनरली ऐसे कामों में की जाती है जहाँ पे गलती के कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे एरोप्लेन किसी को उड़ाना सिखाना है, पायलट बनना है, तो जाहिर सी बात है पायलट को ऐसा तो नहीं है कि सीधा बैठा दिया जाएगा एयरप्लेन में, पहले उसको उस तरह की कंडीशन अलग से वर्क प्लेस पे दी जाएगी जहाँ उसे लगेगा कि मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ। फिर जब वो वहाँ पे बेटर हो जाएगा तब जा करके उसको प्लेन पे जो है ट्रेनिंग वगैरह दूसरी दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं मेथड का मतलब होता है वो प्लान जो कि डिटरमाइन करेगा कि प्रोसीजर के अंदर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी चेंजेस हो सकती है मेथड में, जो मेथड सुटेबल होगा डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उस हिसाब से चेंजेस होती रहती है उसमें। अब बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लान की। सिंगल यूज़ प्लान क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है वो प्लान जो कि वन टाइम के लिए बनाए जाते हैं, वो प्लान जो कि सिंगल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, यानी एक बार इन प्लान के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं तो ये प्लान भी खत्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, तो और ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं सिंगल यूज़ प्लान।
पहला होगा इसका प्रोग्राम, दो तरह की सिंगल यूज़ प्लान होता है, प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये एक सिंगल यूज़ प्लान है जो कि बताता है कि किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या काम किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल स्टेटमेंट होता है ना, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। यानी प्रोग्राम के अंदर में बताया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर आपको काम करना है, ठीक है, अब उसको किस किस तरह से करना है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए क्या बोलते हैं, कुछ समय तक के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ये एक सिंगल यूज़ प्लान होता है, ठीक है। इसके अलावा बजट क्या होता है, हमने देखा है बजट बनाने का मतलब होता है कि ये जान लेना कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकते हैं। किसी काम को कर रहे हैं तो आने वाले खर्चे कितने होंगे, कितना नुकसान हो सकता है, या कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना रिवेंज रेट होगा। तो एक्चुअल में बजट क्या है, ये एक बजट एक स्टेटमेंट होता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो जब भी हम जो आने वाले समय के फ्यूचर से प्रिडिक्शन होती है ना, उसको अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उस स्टेटमेंट को जिसमें हमने एक्सप्रेस किया है नंबर्स में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को, उसको हम बजट कहते हैं। तो ये दो सिंगल यूज़ प्लान होता है, ठीक है, यानी एक लिमिटेड डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बनाया जाता है प्रोग्राम और बजट, ठीक है। तो प्रोग्राम जो होता है एक सिंगल यूज़ प्लान जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, पॉलिसी क्या यूज़ होगी सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए, रूल्स क्या होंगे वगैरह वगैरह। बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो कि बताता है कि आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। तो एक ऐसे स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं। तो आई होप आपको ये प्लान क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। हमने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाई हैं और आगे भी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अपलोड करने की सारे वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ के। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी जानने को मिले। इसके अलावा कमेंट करें अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बता दूं, कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ वीडियोस की लिंक भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से ज़रूर देख लें अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो। थैंक यू।